हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारियों में जुड़े हुए होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, डेली शाम को 7 बजे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट होता है और इसी क्रम में हमने 725 क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं, जो हमारा टारगेट था 2100 प्लस क्वेश्चन का। तो 2100 प्लस क्वेश्चन में से हमने अपने 725 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और इसी तरह हमने काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट यानी कि पर डे 25 क्वेश्चन कवर किए हैं। और यदि आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो फटाफट से पिछली क्लासेस भी देख लेनी है। सारे के सारे क्वेश्चन क्या हैं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आप सभी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि आपका कोई क्वेश्चन रिपीट भी हो जाए, और अगर रिपीट नहीं होता है तो हो सकता है कि उसी सेम पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिल जाए। मैथ के प्रैक्टिस सेट भी मैंने आपको कराए हैं, रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट भी आपको कराए हैं। मैथ में जो चैप्टर्स आपने बताए थे वो भी करा चुका हूँ। आपका 2D 3D वाले क्वेश्चन रह रहे हैं तो वो भी मैं आपको बहुत जल्द करा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले पहले। आज के पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अपनी आगे की तैयारी के लिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाओ। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये क्वेश्चन आपने कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। ऑप्शन पहला है, ऑप्शन नंबर ए, यह उस भवन से लघुत्तम है। उस भवन से लघुत्तम है, यह उस भवन से लघुत्तर है, या यह भवन उससे लघुत्तर है। तो 726 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब आपको 3 डिग्री दी हुई होती है, अगर इंग्लिश में बात करें हम तो एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से यहाँ पर डिग्री होती है, एक लघुत्तर होती है, एक लघुत्तम होती है और एक पहली वाली होती है, सामान्य वाली। ठीक है, समझ चुके होंगे आप जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर लघुत्तम की बात की जाए तो सभी में से अगर किसी एक चीज़ का सिलेक्शन करना हो सब में से, तब आती है लघुत्तम। अगर लघुत्तर की बात की जाए तो 2 वस्तुओं में से अगर किसी चीज़ का सिलेक्शन करना है तब आती है लघुत्तर। अब यहाँ पर हर वाक्य में बोला है कि यह उस भवन से या यह भवन उससे, तो मतलब 2 में कंपैरिजन हो रहा है। एक हाउस ये होगा हाउस भवन और एक ये होगा, इन दोनों में कंपैरिजन हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, तो यहाँ पर आएगी आपकी मध्यम डिग्री। एक होती है उत्तरावस्था, या इनको उत्तरावस्था बोलते हैं, एक होती है उत्तमावस्था और एक होती है प्रथमावस्था। ऐसे भी आप इनको देख सकते हो। हिंदी में अगर बात करें हम तो प्रथमावस्था यानी कि जहाँ पर कंपैरिजन नहीं होता, नॉर्मल बात होती है, यानी पॉजिटिव डिग्री। उत्तरावस्था कंपैरेटिव डिग्री और यहाँ पर तर लगता है, और वहाँ पर इंग्लिश की बात करें तो ER लगता है। उत्तमावस्था में तम लगता है और इंग्लिश में EST लगता है। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो जाता है सीधे सीधे। अब बात आती है बाकी के 3 ऑप्शन की। दूसरे ऑप्शन में भी तम है तो ये भी गलत हो जाएगा इस हिसाब से। 2 ऑप्शन बचते हैं। अब ये देखना है कि सीक्वेंस किसका ज़्यादा बेटर है, यह उस भवन से लघुत्तर है या यह भवन उससे लघुत्तर है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल उपयुक्त और सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन डी सिलेक्ट किया था सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को क्या कहा जाता है। देखिए, शासन की ओर से पत्र भेजा जा रहा है, किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं, तो ऐसा कौन सा पत्र है, या किसी एक विभाग को भी दे सकते हैं, या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजा जाने वाला पत्र। यहाँ पर बोला है साफ साफ किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को, तो हमारा वो निजी पत्र होगा। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल नहीं, निजी पत्र तो हो ही नहीं सकता जब शासन द्वारा भेजा जा रहा है। तो
सरकारी पत्र होगा तो बिल्कुल हो सकता है। आगे और देख लेते हैं, क्या कोई व्यावसायिक पत्र होगा, तो आप बोलोगे नहीं, व्यावसायिक पत्र भी नहीं होगा। शासन ने भेजा है तो सरकारी पत्र ही होगा। ऑप्शन बी ही हमारा करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन चारों पढ़ेंगे। प्रार्थना पत्र तो शासन के द्वारा भेजा नहीं जाता, बल्कि हम किसी को प्रार्थना पत्र भेजते हैं, किसी डीएम को भेज दो, एसडीएम को भेज दो, या अपने स्कूल में भेज दो। स्कूल में छुट्टी के लिए लिखते थे ना प्रार्थना पत्र, तो वैसे ही अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी होगी कि ये काम हमारा होना है, या इस चीज़ भी परिस्थिति के लिए, अगर मान लीजिए आपके सड़क है, सड़क में खड्डे हैं, पानी भरा हुआ है, तो वहाँ पर आप प्रार्थना पत्र भेजोगे, या शिकायत पत्र भी भेज सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगर उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको पत्र पढ़ने हैं तो पत्र की मैंने 3 क्लासेज आपको करा रखी हैं, 3 पार्ट में क्लास डिवाइड है, आप उनको जा कर के देख लेना। सारे के सारे पत्र कराए हैं और फुल डिटेल में, और हर चीज़ आपको बताई है। और मैंने पत्र के लिए प्रैक्टिस सेट भी कराया है, वो भी आप देख सकते हो कि मेरी क्लास में से कितने वहाँ पर क्वेश्चन आपके उठ रहे हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो संधि विच्छेद से आ जाता है अगला क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको बताना है मत्रानंद की सही संधि विच्छेद क्या होगा। कल आया था हमारा शायद पित्रानुदेश करके आया था, तो उस तरह से था, या पितृपदेश, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन था। आज मत्रानंद है, तो कल भी हमने देखिए किस तरह से मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन किया था। आज भी वही वाली बात है, तो आज आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आप सीधे सीधे लगा दो मात्र प्लस के आनंद। ये तो पता है कि मत्रानंद में मात्र प्लस आनंद होगा। अगर यहाँ पर आपको दिया होता मत्र, तब तो आप सोच सकते थे कि यार क्या हो सकता है, क्या पता मत्र हो जाए, क्योंकि यहाँ पर भी मत्रानंद है। लेकिन यदि हम बात करें ऑप्शंस की, अगर ऑप्शन के थ्रू भी आप लोग जाते हो तो हर जगह माँ दिया हुआ है, चाहे वो मात्र हो या माता हो, ये वाला मात्र प्लस नंद हो या मात्र प्लस आनंद हो। अब सही संधि विच्छेद आपको करनी होगी। त्रय वाला आपका कन्फ्यूजन था, वो मैं आपका ऑलरेडी दूर कर चुका हूँ, तो यहाँ पर सही संधि हो जाएगी मात्र प्लस के आनंद। अगला क्वेश्चन है हमारा दांत काटी रोटी। मुहावरे का अर्थ आप लोगों को बताना है कि इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो दांत काटी रोटी घनिष्ठ मित्रता होती है, अति सतर्कता होती है, या विश्वास करने वाले व्यक्ति को धोखा देना होगा। इसको कर लीजिए को, व्यक्ति को धोखा देना जिसको आप पर विश्वास है, या जूठा भोजन खिलाना। तो देखिए जूठा भोजन खिलाना नहीं होगा। आपने आम लैंग्वेज में सुना होगा, जब किसी भी दो व्यक्तियों में या दो परिवारों में घनिष्ठता होती है, तो वहाँ पर जो पड़ोसी होते हैं वो क्या कहते हैं कि इन दोनों की तो दांत काटी रोटी है, ऐसे करके। ठीक है, या अन्य कोई तीसरा व्यक्ति आके पूछता है कि इन परिवारों के रिलेशन कैसे हैं, तो वहाँ पर भी इसी मुहावरे का यूज होता है कि इन दोनों की तो दांत काटी रोटी, यानी कि घनिष्ठ मित्रता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और एक चीज़ शायद आपको बताने से रह गई है, पीडीएफ। जो भी हमारे स्टूडेंट नए जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनको बता दूं कि सारी की सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा आपसे किसी भी प्रकार का नहीं लिया जाता, और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन होगा, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर लेना। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक चीज़ आपके लिए आवश्यक है जो आपको करना है, वो क्या है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, लाइक और शेयर। अगर आपको मेहनत ज़्यादा पसंद आती है तो आप सुपर थैंक्स दे देना, उससे मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ वाकई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आप लोगों को कितनी ज़्यादा पसंद आ रही है। तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा फिर से संधि से। संधि बतानी है, और इस बार क्या है, नयन। नयन की ठीक ठीक संधि आपको बतानी है। न प्लस के यन होगा। ऑप्शन बी में दिया है ने प्लस के यान, न प्लस के अयन, या ने प्लस के अन। आप लोगों ने सही ऑप्शन सिलेक्ट भी कर लिया होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल और बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आप लोगों को बताना है होमवर्क के तौर पर कि नयन में कौन सी संधि होगी। संधि विच्छेद में आपको बता चुका हूँ। आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, ए प्लस के ए प्लस के ए मिलकर क्या बनाएंगे, तो अब आप पूरी बात समझ चुके होंगे। ने प्लस के ए नयन। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि नयन में कौन सी संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, तो लैंग्वेज से आपको ध्यान रखना है और ऐसे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही मिलेंगे। सीआरपीएफ का आपका एग्ज़ाम आने वाला है और हो सकता है कि 15 को आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएं, 1-2 दिन लेट भी हो सकता है। आज 12 हो चुकी है। डेली आपको क्लासेस यहाँ पर मैं बना के देता हूँ, तो आपका जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आप टेलीग्राम पर शेयर कर देना उससे, या आपका जो पेपर है, तो अगर आपको पेपर मिलता है तो आप भेज देना मेरे पास टेलीग्राम पर, मैं उसका फुल रिव्यू आपको, पूरा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, ठीक है। और अगर पीडीएफ बना के भेजोगे तो भी जल्दी ही मिल जाएगा आपको। और ऐसे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो ये आपको प्रैक्टिस सेट से ही मिलेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे, क्योंकि ऐसा होता है प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंस जाते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस सेट ज़्यादा लगाओ। क्वेश्चन है हमारा, रामचरितमानस किस भाषा में है। तो आप सभी को पता होगा, मैथिली में है, खड़ी बोली में, अवधी ब्रज, या सिर्फ और सिर्फ ब्रज भाषा में। तो रामचरितमानस की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अवधी भाषा में। यहाँ से ब्रज को गायब कर दो। किस भाषा में है, अवधी भाषा में है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है, अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश क्या कहलाते हैं। तो देखिए, समानार्थी शब्द कहलाएंगे, मुहावरे कहलाएंगे, अनेकार्थक या लोकोक्तियाँ। इतना तो आप समझ चुके होंगे कि या तो मुहावरा होगा या लोकोक्ति होगी, ना ही समानार्थी शब्द होंगे ना ही अनेकार्थी शब्द होंगे। यदि हम समानार्थी की बात करें तो ये समान अर्थ को प्रकट करेंगे। वह शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं तो वे समानार्थी हो गए। अनेकार्थी शब्द जहाँ पर एक शब्द के एक से अधिक या अनेक अर्थ निकल सकते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, अनेकार्थक शब्द। बात बचती है मुहावरे और लोकोक्ति की, कि अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश। मैंने पुराने जो प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसमें आपसे बोला था कि मुहावरे और लोकोक्ति की डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, क्योंकि सीधे सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। या दूसरा तरीका क्या है, 2 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला टाइप आ जाता है ये जो मैं आपको करा चुका हूँ, यानी कराने वाला हूँ। यही क्वेश्चन आपके सामने है, आपको डेफिनेशन देगा और पूछेगा कि वह मुहावरा है या लोकोक्ति। अगर दूसरे टाइप की बात करें तो आपको 4 ऑप्शन देगा, ABCD। उसमें से एक ऑप्शन मुहावरे का रखेगा और 3 ऑप्शन लोकोक्ति के, या एक ऑप्शन लोकोक्ति का 3 मुहावरे के। टाइप एक ही है, ऑप्शन में आपको कुछ ना कुछ करके देगा। वो पूछेगा कि इनमें से मुहावरा कौन सा है या इनमें से कौन सा मुहावरा नहीं है, या ऐसे पूछ लेगा कि इन 4 में से कौन सी लोकोक्ति है। तब आपको बताना होगा कि कौन सा मुहावरा है, कौन सी लोकोक्ति है। तो चलिए, अगर हम बात करें तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट। अब वो कैसे, जो लोकोक्ति होती है वो सीधे सीधे अपना अर्थ बता देती है। जो चीज़ है लोकोक्ति वही हम उसको यहाँ पर बोल देते हैं और प्रकट कर देते हैं। लेकिन मुहावरा क्या होता है, मुहावरा ऐसे मान लीजिए कि जैसे कोई चुटकुला छोड़ना, ठीक है, बोलेंगे कुछ और अर्थ उसका कुछ और ही निकलेगा, तो वो क्या होते हैं, मुहावरे होते हैं। और लोकोक्ति क्या होती है, लोकोक्ति का कोई अन्य अर्थ नहीं निकलता, लोकोक्ति का स्वयं ही अर्थ होता है। तो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्यांश क्या हो गए, तो ये हो जाते हैं हमारे मुहावरे। ठीक, अगला क्वेश्चन आ जाता है, निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण किस विकल्प में है। तो मैं आपको कम से कम 10 से भी ज़्यादा बार बता चुका हूँ कि निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, कैसे आप पहचानोगे।
तो सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, यानी कितने प्रकार के सर्वनाम होते हैं, कौन सा सर्वनाम किस में आता है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ पर अगर निजवाचक की बात करें तो मैंने दो आपको बताए थे कि यदि आपको मिले स्वयं और आप, तो दोनों किस में आएंगे, निजवाचक सर्वनाम में आएंगे। और ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी, स्वयं या आप। अगला क्वेश्चन है मोहन ने खाना नहीं खाया। तो किस प्रकार का उदाहरण है ये, क्या ये एक साधारण वाक्य है, क्या ये एक इच्छा वाक्य है, क्या ये एक संकेतवाचक वाक्य है या निषेधवाचक वाक्य। तो बहुत बार बता चुका हूँ आपको, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया था इच्छावाचक वाक्य क्या होते हैं, जहाँ पर इच्छा प्रकट की जाए कि आपकी दीर्घायु हो या आप अपने कार्य में सफल हो जाएं। तो इस तरह के क्या होते हैं, जहाँ पर हम अपने दिल से किसी को दुआ देते हैं, ऐसे करके भी आप मान सकते हो, या किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, मतलब अपनी इच्छा प्रकट करनी होती है, तो वो इच्छावाचक वाक्य है। संकेत, यदि आप परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, ये वाला वाक्य ही मैं हमेशा आपको बताता हूँ संकेतवाचक में। साधारण वाक्य, वह खाना खाता है या वह स्कूल जाता है, ये एक साधारण सा वाक्य हो गया। और जहाँ पर आपको नहीं मिल जाए वहाँ निषेधवाचक हो गया। जहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाए या प्रश्न पूछे वहाँ प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो बहुत आसान है वाक्यों को पहचानना और आपको एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि कलुष का विलोम शब्द क्या होगा। तो विलोम शब्द, मैंने आपको विलोम शब्द की मैराथन ऑलरेडी करा ही दी है, आप जाकर के उसको एक बार देख लेना, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, आपके लिए रामबाण साबित होगी आपके एग्ज़ाम में। एक बार जाकर के ज़रूर देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसको बाद में देखो और बोलो कि काश मैं इसको पढ़ के जाता। तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट क्लास आपकी मैराथन आने वाली है पर्यायवाची शब्द की, जैसा कि आप लोगों ने बोला था कमेंट सेक्शन में पर्यायवाची शब्द, तो आपको पर्यायवाची शब्द मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो भी आप चैप्टर बताते रहोगे आपको मिलता रहेगा। कलुष का विलोम क्या हो जाएगा, पाप शून्य होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, निष्पाप होगा तो पाप का निष्पाप हो जाएगा, कलुष का निष्कलुष हो जाएगा, बिल्कुल ठीक, और निष्करुण होता ही नहीं है। तो हमारा कौन सा हो गया, 735 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, माता पिता का आशीर्वाद लेते हुए जीवन पथ पर बढ़ते चले। तो इस रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो रेखांकित शब्द तो हमको दिया ही नहीं है, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर, माता पिता ही रेखांकित शब्द हो सकता है। तो माता पिता में अगर हम समास देखें तो क्या तत्पुरुष समास होगा, क्या कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा या द्वंद्व समास होगा। तो फटाफट से आप अपना आंसर कर दीजिए, बल्कि आपका आंसर आ भी चुका होगा, माता और पिता द्वंद्व समास। योजक चिन्ह देखते ही आपने लगा दिया होगा द्वंद्व समास होगा, या आपने विलोम देखकर भी लगा दिया होगा माता और पिता, या आपने और देख के भी लगा दिया होगा, और भी यहाँ पर वर्ड निकल के आता है। तो द्वंद्व समास की पहचान आपको बताई थी, कर्मधारय की भी आपको बताई है, तत्पुरुष की भी और द्विगु की भी। तो मैंने प्रैक्टिस सेट से ही आपको सारा का सारा चैप्टर समझा देता हूँ कि समास आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, सारे समास की पहचान बता चुका हूँ, सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। अगर आप बोलोगे कि समास की प्रैक्टिस करा दो, तो मैं समास में ऐसे ऐसे वर्ड आपको ला करके यहाँ पर प्रैक्टिस करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपको उनमें कन्फ्यूज़न होता है। तो फटाफट से कमेंट कर देना और आपको क्लास मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कि इनमें से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। 3 हमारे यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन एक हमारा गलत है और आपने पकड़ भी लिया होगा जो आपका अशुद्ध लिखा है। ऑप्शन ए से चलते हैं। यदि हम स्वयंभू की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, स्वच्छंद की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, और स्वाति की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। कभी भी स्वाति को इस तरह से बड़ी ई की मात्रा मत लगा देना, वो आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ये एक अशुद्ध है। अगर ये अशुद्ध है तो क्वेश्चन बनता है कि फिर इसका शुद्ध रूप क्या होगा।
तो यदि हम स्मृति की बात करें तो स्मृति लिखा जाएगा इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमको गलत वाला शब्द बताना था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो निराहार शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है और ये मैं आपको करा भी चुका हूँ ऑलरेडी। अब आपको होमवर्क पहले ही मिल चुका है तो अब ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, वरना आपके 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। पर ये आज का 1 नंबर फ्री का आपको मिलता है अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हो तो यहाँ पर नीरा प्लस आहार होगा तो बिल्कुल नहीं, निरा प्लस आहार होगा तो बिल्कुल नहीं होगा, और ना ही हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा नी प्लस आहार। यहाँ पर होगी आपकी विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि में क्या आते हैं, विसर्ग निहि प्लस के आहार। तो क्या बनेगा आपका वर्ड, निराहार। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, चतुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये जो नहीं शब्द है ये क्वेश्चन बहुत गलत कराता है, आप एग्जाम में बहुत जल्दी करते हो, लेकिन मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि हमेशा हिंदी को जब करो तो हिंदी में पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द इस तरह के क्वेश्चन में नहीं वर्ड जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप पढ़ लेते हो चतुर का पर्यायवाची और पर्यायवाची लगा देते हो, ध्यान नहीं देते हो, और नहीं वाला शब्द जो होता है ये आपको बहुत गलतियाँ कराता है। तो अगर हम चतुर के पर्यायवाची की बात करें तो क्या पटु होगा, तो आप बोलोगे कि बिल्कुल होगा। क्या उद्यत होगा, तो उद्यत हमारा नहीं होगा। विज्ञ की बात करें और नागर की बात करें तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, चतुर के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन उद्यत हमारा चतुर का पर्यायवाची नहीं होता। अगर उद्यत के विलोम शब्द की बात करें तो उद्यत का विलोम होता है विनीत। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, और ये आपको एक विलोम शब्द एक्स्ट्रा मिल गया बोनस के तौर पर। अगले क्वेश्चन में बताना है अव्ययी भाव समास कौन सा है। तो अव्ययी भाव समास में मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी कि एक तो आपको उपसर्ग पहचानना है कि कहाँ पर आपको उपसर्ग दिया गया है, और दूसरा इसी में मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं आपको शब्द मिलेगा अनु से बना हुआ शब्द मिलेगा या फिर आ से बना हुआ शब्द मिलेगा। अनु आ यथा आपको हर मिल सकता है, जैसे हर एक, प्रति मिल सकता है, आपको भर मिल सकता है जैसे भर पेट। तो इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे कि इन शब्दों से बने शब्द, जैसे अनु से, आ से, प्रति से, यथा से, आपको हर से, भर से, प्रति से, इस तरह के शब्दों से बना शब्द मिलेगा कहाँ, अव्ययी भाव समास में। तो जैसे ही आप पहले क्वेश्चन पर जाते हो और पहले क्वेश्चन को आप उपसर्ग निकालते हो पहले क्वेश्चन से, तो आपको मिलेगा प्रति प्लस के वर्ष यानी प्रति वर्ष। और जैसे ही आपने प्रति देखा और आपको फट से मिल गया कि जहाँ पर भी भैया प्रति वर्ष, अनु, आ, यथा इस तरह के शब्द निकले और उपसर्ग हमको मिले, अव्ययी भाव समास लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और ऐसे ही यकीन मानिए आप अपने एग्जाम में करके आओगे। आउट ऑफ 25 में से, आउट ऑफ 25 में से आपको 25 मार्क दिलाने का मेरा प्रयास है, लेकिन 23 से कम किसी को नहीं लाने दूंगा, और सभी की इतनी अच्छी यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करा दूंगा कि 23 से कम तो कोई स्कोर करके ही नहीं आएगा। और जो स्टूडेंट हमारे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं और जो मैं आपको क्लासेस बताता हूँ कि ये वाली भी क्लास चेक देख लो, ये वाली भी देख लो, तो अगर आप लोग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। पुरानी क्लासेज हैं, मैंने फॉरेस्ट गार्ड के लिए आपको हिंदी पढ़ाई थी, तो देखिए हिंदी सभी एग्जाम में सेम होगी। विलोम शब्द है तो विलोम शब्द, पर्यायवाची है तो पर्यायवाची। तो उसके लिए मैंने आपको इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई थी कि एग्ज़ाम देने के बाद स्टूडेंट के मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आए और फ़ोन भी आए, और उन्होंने बोला कि सर बहुत हेल्पफुल क्लास रही और बहुत बेनिफिट उनको मिला था वहाँ पर। यहाँ तक कि पत्र के 4 क्वेश्चन आए थे और 4 क्वेश्चन में से शायद 3 आए थे, 4 या 3 मुझे पक्का ध्यान नहीं है। तो उनमें से जैसे अगर 3 आए थे तो 2 मिले थे, अगर 4 आए थे तो 3 मिले थे। तो इस तरह से एक क्वेश्चन उनको नहीं मिला था, बाकी के मिले थे। सेम टू सेम क्वेश्चन रखे हुए वहाँ पर मिले थे। तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, देखिए आप लोगों का ही बेनिफिट है, ज़्यादा बड़ी बड़ी क्लासेज नहीं है, 30-30 मिनट की क्लासेज है, तो प्लीज़ एक बार जा करके ज़रूर देख लेना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यद्यपि। यद्यपि उदाहरण है
दीर्घ स्वर संधि का है, वृद्धि स्वर संधि का है, यण स्वर संधि का है या फिर अयादि स्वर संधि का है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा यद्यपि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो यद्यपि का यदि हम संधि विच्छेद करें तो यदि प्लस के अपि, यदि प्लस के अपि हमारा सही संधि विच्छेद बनेगा तो यहाँ पर हमारा सही बिल्कुल और करेक्ट क्या हो जाएगा, यण स्वर संधि हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्लस के अपि क्या हो जाएगा, यद्यपि। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि किसके पीछे कोई कहानी या घटना होती है। तो मुहावरा है, लोकोक्ति है, तुकांत काव्य है या क्षण गीत है। तो अब देखिए मैंने आपको मुहावरा ऑलरेडी करा चुका हूँ कि मुहावरे की डेफिनेशन क्या होती है, और जिसके पीछे की कोई कहानी या घटना होती है वो क्या होती है, हमारी लोकोक्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे की डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी और लोकोक्ति की भी। बस आपको एक चीज़ देखने को रह गया, कहने का मतलब ये है एक टाइप मैंने आपको आज करा दिया, दूसरा टाइप आपको देखना है कि दूसरा टाइप क्या होगा, कि जितने ज़्यादा मुहावरे और जितने ज़्यादा लोकोक्ति याद हो सके कर लो। अगर आप इन डेफिनेशन से पकड़ जाते हो बात को, तो अगर ये आपको समझ आ रहा है जो मैंने आपको समझाया था कि मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है, तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ ले आप क्वेश्चन को उठा लोगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काल्हि हमारी बारी। यानी कि माली को आता देखकर कलियन करी पुकार और फूल फूल चुन लिए और कली हमारी बार। तो यहाँ पर कोई विशेष उक्ति अलंकार है, यानी कि विशेषोक्ति, कोई विशेष उक्ति है, समासोक्ति अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार है या सहोक्ति अलंकार है। तो इनमें से दो ही आपने पढ़े होंगे, विशेषोक्ति और अन्योक्ति। अब आप बता दीजिए कि यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए इन दोनों में से ही है, ये भी मैं आपको हिंट देता हूँ। तो कौन सा अलंकार होगा, तो जहाँ पर आपका अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता नहीं मिली। और मैंने आपको बताया था कि सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तीनों की पहचान बताई थी, और इन तीन में से ही आपको बताना है। एक ऑप्शन मैं आपको अपनी तरफ से हटा देता हूं जिससे आपको आसानी हो जाए। यहाँ पर विधिवाचक वाक्य नहीं बताना है, इन तीन में से बताना है आपको, सरल वाक्य होगा, मिश्र वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा। तो मैंने बताया था मिश्र वाक्य में एक आश्रित उपवाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है, और सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। इसमें कोई भी कंजक्शन या आपका जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वो नहीं लगते। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किंतु दिया है और यहाँ पर दिया है कि उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो एक वाक्य क्या है, आश्रित वाक्य है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, अगला क्वेश्चन है ठंडा और गर्म। ठंडा गर्म किस समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या अव्ययीभाव समास। तो जैसे ही आप देखोगे ठंडा गर्म, योजक चिन्ह भी है और विलोम शब्द भी है, आप फट से क्या लगा दोगे, द्वंद्व समास लगा दोगे। यहाँ पर द्विगु समास की मैंने आपको पहचान बताई थी कि यहाँ पर भैया आपको संख्यावाचक मिलेगा, चौराहा, तिराहा, पंचमुख, षटमुख, इस तरह से। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। अव्ययीभाव अभी अभी आपको बता ही चुका हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं बुक में पढ़ने को नहीं मिलेंगे, ये प्रैक्टिस सेट के थ्रू ही आपको मिलेंगे। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या है, छंदों या गीत का क्रम बदल देने पर भाव स्पष्ट करने में असुविधा नहीं होती।
तो क्या होगा, वो मुक्तक काव्य होगा, आख्यानक गीत होंगे, खंड काव्य या चंपू काव्य। तो फिर से एक ऑप्शन मैं आपके लिए हटा देता हूँ। अब बताना है आपको कि खंड काव्य, चंपू काव्य या मुक्तक काव्य। तो देखिए, छंदों का गीत या क्रम बदल देने से भी भाव स्पष्ट करने में कोई असुविधा नहीं है। तो ऐसी क्या चीज़ होगी, अपने आप में स्वतंत्र यानी मुक्त। तो कौन सा हो जाएगा, मुक्तक काव्य हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी पत्रिका का प्रकाशन मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोगों को पता भी नहीं होगा और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए आपके एग्जाम में आएगा भी नहीं। सीआरपीएफ वाले बच्चे निश्चिंत हो जाइए, आपको देखने को नहीं मिलने वाला। तो ये क्वेश्चन चलिए मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रकाशन किस पत्रिका का होता है मध्य प्रदेश से, साक्षात्कार का। नया ज्ञानोदय ये दिल्ली की है, समीक्षा पटना की है, इस तरह से। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा भिन्नार्थक नहीं है, यानी कि भिन्न अर्थ प्रकट नहीं करता। गाय बछड़ा अलग अलग अर्थ हो गए, गाय अलग है बछड़ा अलग है, गाय का जो बच्चा होता है वो होता है बछड़ा। रोटी और चपाती तो एक ही अर्थ है, आप रोटी बोल दीजिए या चपाती, खाने को रोटी ही मिलेगी। तो यही हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रचार प्रसार की यदि हम बात करें तो ये है हमारा समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। क्या है, समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। और ये क्या होते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं। देखिए अब मैं बताता हूँ कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। तो इसका ना अर्थ से ही देखिए, सम और श्रुति। श्रुति होता है सुनना और सम होता है समान। सुनने में समान लेकिन अर्थ क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे प्रचार तो किसी चीज़ का प्रचार करना और प्रसार किसी चीज़ का फैलाना, अलग अलग चीज़ होगी दोनों। उर्दू फारसी, उर्दू अलग लैंग्वेज है, फारसी अलग लैंग्वेज है। तो इन दोनों के भिन्न अर्थ भी क्या हो गए, अलग अलग। लेकिन हमसे बोला है कि भिन्नार्थक नहीं है, अलग अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम क्या है। तो यदि हम विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं का क्रम देखें तो चीनी, अंग्रेजी और हिंदी होगा, अंग्रेजी, हिंदी और रूसी होगा, अंग्रेजी, हिंदी और जापानी होगा, या अंग्रेजी, फ्रेंच और हिंदी होगा। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि दुनिया में बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का कौन सा क्रम है या हिंदी किस स्थान पर है। तो एक क्वेश्चन इस तरह से बनेगा तो आप बोलोगे तीसरे स्थान पर। अब तीसरे स्थान पर है तो हमारा बी ऑप्शन गया और सी ऑप्शन गया, दो ऑप्शन बचते हैं। तो मैं आपको क्रम की बात बताऊं तो सबसे पहले कौन सी आती है आपकी लैंग्वेज, मंदारिन। और मंदारिन क्या है, चीन की राजकीय भाषा है, तो आप इसको चीनी भी बोल दोगे। दूसरे नंबर पर क्या आती है आपकी अंग्रेजी भाषा आ जाएगी, और तीसरे स्थान पर क्या आएगी आपकी हिंदी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 और 12 की यति यानी कि 16 और 12वें स्थान पर विराम होता है, यति होता है विराम। यति का आपसे सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि यति का अर्थ क्या है। तो यति का अर्थ क्या होता है, विराम, जहाँ पर ठहराव होता है, रुकते हैं। और साथ ही साथ कुल 28 मात्राएं होती हैं, यानी कि किस छंद में टोटल 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर क्या होती है, यति होती है। उल्लाला होगा, गीतिका, हरी गीतिका या फिर रोला। तो मैंने सारी की सारी मात्राएं आपको पहले ही बताई हैं और एक क्लास में आपको अलग से कराऊंगा छंद की, और इस तरह से आपको छंद पढ़ाऊंगा कि उस दिन के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि हमको छंद पढ़ने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा हरी गीतिका हो जाएगा। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना। बाकी चीज़ें मैं आपको अगले में कराने ही वाला हूँ, छंद भी कराऊंगा, पर्यायवाची भी कराऊंगा। बस सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आपको पता ही है। क्लास को यार लाइक कर दिया करो जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो जिससे कि ज़्यादा स्टूडेंट को, ज़्यादा बच्चों को पता चल सके और ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। तो फटाफट से क्लास को लाइक करके और शेयर कर दो, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।